वेरी गुड इवनिंग। तो वी हैव ऑलरेडी डन विद डिस्क्लोजर्स ऑफ ईसीबी रिक्वायरमेंट। हमने देखा था डिस्क्लोजर नहीं, हमने प्रोसीजरल पार्ट देखा था। अगर आपको ईसीबी अवेल करना है तो आपका प्रोसीजर क्या है? यू नीड टू फाइल एप्लीकेशन विद एडी कैटेगरी 1 बैंक। एडी इज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक। ये एडी कैटेगरी 2 1 2 3 आरबीआई क्लासिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड उनको क्या पावर्स है, उस हिसाब से एडी कैटेगरी डिसाइड होता है। तो आप एप्लीकेशन करोगे ऑटोमेटिक रूट में और आपको एसीबी लेने का राइट मिलेगा। बट अगर अप्रूवल रूट है तो अप्रूवल रूट में मैंने बताया था कि यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू ऑथराइज डीलर बैंक। ऑथराइज डीलर बैंक विल फॉरवर्ड टू आरबीआई। आरबीआई ने एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल लोग हैं और ये लोग इस प्रपोजल को रिव्यू करके सजेशन देंगे, रेकमेंडेशन देंगे। फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय आरबीआई। उसके बाद हमने पहले ये भी बात किया था कि व्हाट इज द लिमिट बेसिकली कितना अलाउड है। ऑटोमेटिक रूट में यूएसडी 750 मिलियन एंड अप्रूवल रूट में एज पर अप्रूवल 750 मिलियन यूएसडी। 750 मिलियन में अगर इंडियन रुपी ला रहे हो तो इक्वल इंडियन रुपी ला सकते हो, बट यूएसडी में ला रहे हो, फॉरेन करेंसी में ला रहे हो, तो फॉरेन करेंसी में ला रहे हो और वो भी फॉरेन इक्विटी होल्डर से ला रहे हो। दैट इज वॉरेन बफेट एग्जाम्पल। तो फॉरेन इक्विटी होल्डर से ला रहे हो तो 7:1 का रेशियो अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। और ये रेशियो आपको मेंटेन करना है अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग है यूएसडी 5 मिलियन और इक्विवेलेंट। और अगर आपका लोन यूएसडी 5 मिलियन और इक्विवेलेंट से कम है तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सेम वे अगर मैं बात कर रहा हूं चेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग, आपने फॉरेन करेंसी लाया है, कैन यू चेंज टू एनी अदर फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी? यस। कैन यू कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपी? यस। बट इंडियन रुपी लाए हो, हम पागल थोड़ी ना। आप बोलोगे कि डॉलर दो, तो नहीं, फिर लाते समय डॉलर लाना था। तो जब इंडियन रुपी लाओ इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी, बट फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी और एनी अदर करेंसी। ठीक है ना बात। उसके बाद मैंने ये भी बात किया था कि व्हाट इज MAMP, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज जनरली 3 years, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेर यूएसडी 50 मिलियन से कम है तो 1 year एंड 50 मिलियन यूएसडी ज्यादा है तो बेसिकली 3 years. Then if you are getting a loan for working capital from foreign equity holder, Warren Buffett, 5 years. NBFC and others, basically NBFC and others के केस में 10 years. आपने ECB लाया है टू रीपे योर रुपी लोन, तो रुपी लोन रीपे करने के लिए अगर आपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से लाया है तो 5 years, एनबीएफसी और अदर से लाया है और वो लोन कैपिटल एक्सपेंस के लिए था तो 7 years, अदर देन कैपिटल एक्सपेंस है तो 10 years. तो ये सब हमने बात किया था। ठीक है ना बात। अब नेगेटिव लिस्ट ईसीबी किस लिए नहीं ला सकते हो? ईसीबी यू कैन नॉट अवेल फॉर द फॉलोइंग पर्पस: रियल एस्टेट एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। आप बाहर से लोन लाके फंडिंग करके आप कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट एक्टिविटी कर रहे हो, बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी कर रहे हो, नॉट अलाउड। देन यू आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट, मतलब आप बाहर से लोन लाकर शेयर्स खरीद रहे हो, नॉट अलाउड। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आप बाहर से लोन लाए और दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, नॉट अलाउड। इनडायरेक्टली आप एफडीआई कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप वो पैसा मतलब कोई कंपनी परचेस करने के लिए कर रहे हो, नॉट अलाउड। तो नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या? ईसीबी का पैसा किस लिए यूज नहीं हो सकता? रियल एस्टेट एक्टिविटी, नो। ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट, नो। देन इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, नो। वर्किंग कैपिटल, नो, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, नो, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए ला रहे हो, नो, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। एंड ऑन लेंडिंग एनबीएफसी से ला रहे, नो, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। तो क्या एक्सेप्शन है हमने पढ़ लिया ये। अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ला रहे हो वर्किंग कैपिटल के लिए तो 5 साल या उससे ज्यादा ला रहे हो तो ठीक है, 5 साल से कम से ला रहे हो तो नॉट अलाउड। वैसे ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी बांटना, करेक्ट है, या फिर रेंट देना, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ला रहे हो, फॉरेन इक्विटी से ला रहे हो तो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ला रहे हो, अलाउड है। 5 years और 5 years और मोर अलाउड है। 5 years के नीचे नेगेटिव लिस्ट। या अदर देन फॉरेन इक्विटी, एनबीएफसी से ला रहे हो, 10 years के लिए ला रहे हो या 10 years से ज्यादा के लिए ला रहे हो, अलाउड है। 10 years के नीचे नेगेटिव लिस्ट, अलाउड नहीं है। सेम वे रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन,
इंडियन रुपी लोन क्लियर करने के लिए ईसीबी ला रहे हो, नॉट अलाउड। बट अगर इंडियन रुपी लोन क्लियर करने के लिए आप ईसीबी ला रहे हो, ईसीबी ला रहे हो और वो लोन कैपिटल एक्सपेंस के लिए लिया था, तो 7 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए ला रहे हो, अलाउड है। 7 इयर्स के नीचे अलाउड नहीं है। 7 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए ला रहे हो, अलाउड है। 7 इयर्स के नीचे अलाउड नहीं है। सेम वे अदर देन कैपिटल के लिए 10 इयर्स से ज्यादा ला रहे हो, ज्यादा ला रहे हो तो अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया ना हमने, ये मैच्योरिटी मिनी मैप के लिए वही है पूरा। और ऑन लेंडिंग मतलब आप एनबीएफसी से ला रहे हो, एनबीएफसी के लिए ला रहे हो, ओके, तो एनबीएफसी के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ला रहे हो, 10 साल से ज्यादा के लिए ला रहे हो, या आप कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए ला रहे हो, 7 साल से ज्यादा के लिए ला रहे हो, अदर देन कैपिटल एक्सपेंस 10 साल से ज्यादा ला रहे हो तो अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है, नेगेटिव लिस्ट। इन शॉर्ट रियल एस्टेट के लिए ईसीबी अलाउड ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ईसीबी ला रहे हो, अलाउड ही नहीं, ना 1 साल, ना 2 साल, ना 10 साल। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ला रहे हो, अलाउड ही नहीं। वर्किंग कैपिटल के लिए अलाउड है ओनली इफ यू आर फुलफिलिंग दिस 5 years और 10 years। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अलाउड है ओनली इफ इट इज फॉर मोर देन 5 years और 10 years। रुपी लोन क्लियर करने के लिए अलाउड है ओनली इफ इट इज फॉर 7 years और 10 years। एंड एनबीएफसी से अलाउड है ओनली इफ इट इज फॉर मोर देन 10 years, 7 years, 10 years। बिलो दिस नेगेटिव लिस्ट। below 5 years, below 10 years, below 5 years, below 10 years, below 7 years, below 10 years, below 10 years, below 7 years, below 10 years, नेगेटिव लिस्ट। तो 3 चीज के लिए अलाउड ही नहीं है, 4 चीज के लिए अलाउड है सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। अलाउड है सब्जेक्ट टू क्राइटेरियाज। 5 साल से ज्यादा के लिए, 10 साल के ज्यादा के लिए, ये 3 चीज के लिए तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं। ओके, लिखो ये चीज।
नेगेटिव लिस्ट पढ़ा हमने कि ईसीबी का पैसा कहाँ यूज नहीं कर सकते, रियल एस्टेट, देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट, वर्किंग कैपिटल में यस इन सर्टन क्राइटेरिया, repayment of rupee loan yes certain criteria, and on lending yes certain to criteria, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वही है, एडमिन चार्जेस, रेंट देना है, सैलरी बांटनी है, वो वर्किंग कैपिटल से लिंक होता है, यस सब्जेक्ट टू सर्टन क्राइटेरिया, बराबर है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, एमएमपी, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, वही अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो अलाउड है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कंप्लाई कर रहे हो अलाउड है। जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए आपने फॉरेन इक्विटी से पैसा लिया, 5 साल का एमएमपी है तो अलाउड है, 5 साल के नीचे तो नहीं अलाउड है। एनबीएफसी से आपने लाया वर्किंग कैपिटल लोन के लिए 10 साल है तो अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। इज इट राइट? तो आगे बढ़ेंगे सेम वे में, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। अब देखो ईसीबी का पैसा आया है, सैंक्शन हो गया लोन, पैसा मिला है, बट इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है ना। आज यूएसडी $1 मिलियन मेरे पास आ गया, बट आज के आज पूरा खर्चा नहीं है, तो तब तक ये पैसा कहीं तो पार्क, कहीं तो असाइड रखना पड़ेगा। आप आपके घर के अंदर कैश डॉलर्स में नहीं रख सकते हो, उसको कहीं तो रखने का तरीका है, या तो आप इंडिया के अंदर पार्क करोगे या तो आप अब्रॉड पार्क करोगे। इंडिया में पार्क करोगे या अब्रॉड पार्क करोगे, राइट है। जैसे ईसीबी सैंक्शन हो गया तो आपको डॉलर मिल गए तो अब रखना किधर, या तो इंडिया के बाहर रखना है क्योंकि शायद वहीं पर एक्सपेंडिचर है आपका, वहीं पर आपका पूरा ब्रांच है, वहीं पर आपका कामकाज है, या इंडिया के अंदर लाना है। तो लाना है तो कहाँ रखना है, दैट इज पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। तो नाउ व्हाट इज द थिंग, अगर आप इंडिया के बाहर पार्क कर रहे हो तो वहां के डिपॉजिट्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सीओडी डिपॉजिट्स, वहां पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा क्या बोलते हैं इसको, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सीओडी एंड डिपॉजिट्स। ये आप सब सिक्योरिटी मार्केट कैपिटल लॉ के अंदर ये वर्ड्स कॉमनली आते हैं। सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में पार्क कर सकते हो, या ट्रेजरी बिल्स, जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें पार्क कर सकते हो, करेक्ट है। बट जो भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, मनी मार्केट में जो पैसा रेज करते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट देते हैं, ठीक है, पैसा लिया और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रिसीट, या आपने गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल में रखा, वो कुछ भी हो जाए, वो डिपॉजिट या वो ट्रेजरी बिल्स, इसके ऊपर उसकी कम से कम रेटिंग्स मिनिमम क्या होनी चाहिए, रेटिंग्स। जैसे अपने को स्कूल में ग्रेड मिलता था, A+, A-, B+, ग्रेड ABCD, D मतलब एकदम घटिया, A मतलब बहुत टकाटक, B मतलब ओके, C मतलब ओके एवरेज। तो वैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग मिलती है तो कम से कम अच्छे रेटिंग में ही रखनी। और क्या अच्छा रेटिंग है उन्होंने मेंशन किया, 2 मिनट होल्ड करो। तो अभी आपने समझना है कि अब ये रेटिंग्स क्या है और क्रेडिट रेटिंग क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। ओके, रेटिंग्स मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी क्या बेसिकली क्या स्टेटस है, आर दे केपेबल टू रीपे द लोन, आर दे ओके, आर दे वेरी बैड। तो ये रेटिंग एजेंसीज है अलग अलग इंडिया में, ओके। और ये रेटिंग एजेंसी बेसिकली, जैसे वर्ल्ड में भी रेटिंग एजेंसीज है, वो लोग रेट देते हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, बुरा है, ओके है, उनके हिसाब, उनका ओपिनियन क्या है, वो सर्टिफाई नहीं करते, वो ओपिनियन देते कि उनके एंगल से क्या है, रिस्की है, नॉन रिस्की है, ओके है, लिक्विडिटी अच्छी है, नहीं है, कंपनी का पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो मैं अगर देख रहा हूँ कि वो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको कम से कम रेटिंग्स S&P, व्हाट इज S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है, फिच IBC है, एंड मूडीज अगेन रेटिंग एजेंसी, इनसे रेटिंग मिलना चाहिए। जैसे S&P से AA-, ठीक है, बाद फिच से AA-, और मूडी से AA3 ये रेटिंग है। तो उसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे पार्क करने, पता चला लोन लाए, लोन एक इंस्ट्रूमेंट में लगाए, वो इंस्ट्रूमेंट डूब गया, लोन का पैसा अलग देना है और इंस्ट्रूमेंट का नुकसान अलग, क्या बैड लक बोल सकते हैं। 1 करोड़ का लोन लाया, 1 करोड़ का लोन किसी के इंस्ट्रूमेंट में लगा दिए, सिक्योरिटी में लगा दिए, करेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, 1 करोड़ का लोन तो बाकी है और 1 करोड़ का पैसा डूब भी गया, तो वो 1 करोड़ अलग प्रॉब्लम है, लोन अलग। तो कम से कम जो लोन लाए हैं वो सही जगह पर पार्क रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट है बात।
तो जो भी आप बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या फिर गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप लगा रहे हो, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हो, उनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? अगर वो रेटिंग एजेंसी S&P है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, तो AA-, अगर वो फिच है तो AA-, और मूडीज है तो ये AA3 ये रेटिंग होनी चाहिए। लेट्स सी ये रेटिंग एजेंसी और इनकी क्या रेटिंग्स का क्या बोलना है। एक सेकंड होल्ड करो। होल्ड करना है, ओपन हो रहा है। बेटा ये देखो, मैंने गूगल का एक पेज डाउनलोड करके रखा है। ये देखो, अलग अलग रेटिंग का अलग अलग अर्थ होता है। देखो, मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच। मूडीज में सबसे टॉप रेटिंग AAA, फिर AA1, AA2, AA3, A1, A2, A3, फिर BBB1, BBB2, BBB3, फिर BA1, BA2, BA3, फिर B1, B2, B3, फिर CAA1, CAA2, CAA3, CA, C डैश स्लैश। ये देखो, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर AAA सबसे बेस्ट रेटिंग है। वैसे फिच में AAA सबसे बेस्ट रेटिंग है। AA1, AA, AA-, इसका मतलब है इनका ग्रेड क्या है? हाई ग्रेड। ये देख रहा, रेटिंग डिस्क्रिप्शन समरी में बोल दिया हाई ग्रेड, मतलब गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट है। और फिर यह देखो, उन्होंने ग्रेड का अलग किया है, अपर मीडियम ग्रेड, लोअर मीडियम ग्रेड, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हाईली स्पेकुलेटिव ग्रेड, सब्सटैंशियल रिस्क, नीचे डी डिफॉल्ट। तो अलग अलग रेटिंग्स होती है। तो यहाँ पर सबका अपना अपना वे है रेट करने का। कोई बोलता है AA1, कोई बोलता है AAA, कोई बोलता है AA, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कम से कम हाई ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपने पैसे लगाने। किस में लगाने बेटा? हाई ग्रेड। उसकी रेटिंग्स जो मिली है, उनको जो सर्टिफिकेशन मिला है, उनको जो बेसिकली रेटिंग दी है, क्रेडिट रेटिंग दी है, इट शुड बी फॉर मूडीज केस। अगर आप देखते हो, हमने ये जो मार्क करके रखा हुआ है, दैट इज AA3 एंड मिनिमम AA3, उससे ज्यादा अच्छा रेटिंग रहा तो कभी भी अच्छा। फिर AA- एंड AA- फॉर बेसिकली S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, एंड फिच AA-। करेक्ट है। और यू कैन ऑल्सो पार्क योर ECB इन फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांच में पैसा रखा तो अच्छा है ना। हमारे इंडियन बैंक को फॉरेन करेंसी मिलेगा तो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। अगर आप इंडिया के फॉरेन ब्रांच में SBI, मैंने आपको SBI का लिस्ट बताया था प्रीवियस सेशन में कि SBI का कितने सारे अलग अलग ब्रांचेस है इंडिया के बाहर। वैसे ही फॉरेन बैंक्स का इंडिया में ब्रांच है। BNY मेलॉन, HSBC, सिटी बैंक, ये सब इंडिया के बाहर के बैंक्स है जिनके ब्रांचेस इधर है। तो फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक में पैसा रखोगे तो भी चलेगा। तो देखो, आप पढ़ रहे हो ECB पार्क करने का दो तरीका है। या तो इंडिया के बाहर पार्क करो या इंडिया के अंदर पार्क करो। इंडिया के बाहर पार्क करना है तो या तो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में पार्क कर सकते हो, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर सकते हो, या फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक में पार्क कर सकते हो। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आप पार्क कर रहे हो तो उनका क्रेडिट रेटिंग का क्राइटेरिया RBI ने बोला है कि भाई इतना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग का क्राइटेरिया RBI ने बोला है कि इतना चाहिए। RBI ने बोला अगर वो S&P से रेटिंग ली है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, तो AA- तो होना ही चाहिए मिनिमम। और अगर वो फिच से लिया तो AA- तो होना ही चाहिए। और मूडी से रेटिंग लिया तो AA3 ये तो होना ही चाहिए। तो ही आप वो पार्क करो। सिंपल बात है। करेक्ट। अगर आप इंडिया में पार्क करना चाह रहे हो, इंडिया में पार्क करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली देखो, पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स इन इंडिया, ECB फॉर रूपी एक्सपेंसेस शुड बी रिपैट्रिएटेड टू इंडिया। अगर इंडिया में जो खर्चा करना है तो आप इंडिया में रिपैट्रिएट करो, रूपी में कन्वर्ट करो। तो यू कैन पार्क दिस विद AD कैटेगरी 1 बैंक। यू कैन पार्क दिस विद AD कैटेगरी 1 बैंक। और बेसिकली क्योंकि आप देखो, आपने ECB क्यों लाया? इंडिया में खर्चा करने के लिए। तो बाहर रख के क्या मतलब? आपने ECB का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द रीजन आपने ECB लाया? क्योंकि आपको इंडिया में एक्सपेंस करना है। इंडिया के बाहर करना है तो बाहर पार्क करो, बट इंडिया में करना है तो इंडिया में पार्क करो। तो अब आपको पार्क किसके साथ करना है? AD कैटेगरी 1 बैंक। और AD कैटेगरी 1 बैंक के पास या तो आप अकाउंट में रख दो पैसा,
या टर्म डिपॉजिट एफडी आरडी में रख दो, टर्म डिपॉजिट, बट उस जो टर्म डिपॉजिट पर कोई भी चार्ज लोन आप क्रिएट नहीं करोगे, उस टर्म डिपॉजिट पे आप कोई भी चार्ज लोन क्रिएट नहीं करोगे। एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने $1 मिलियन लोन लिया, बहुत ज्यादा लिया होगा बट $1 मिलियन एग्जांपल है। उनको इंडिया के लिए लोन लग रहा है, इंडिया के बिजनेस के लिए लोन लग रहा है। अब उनको $1 मिलियन आज पूरा यूज नहीं है, तो वो एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास अकाउंट खोलेंगे और वहां पर पैसा रखेंगे, या एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास एफडी बना के रख देंगे, बट वो एफडी गिरवी रखकर वो कुछ भी क्रेडिट नहीं उठा सकते। दे कैन नॉट क्रिएट एनी एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस, व्हाट इज एनकम्ब्रेंस? लाइबिलिटी बर्डन। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटी बर्डन्स, उसको बोलते हैं अनएनकम्बर्ड, उसको हम बोलेंगे बेटा अनएनकम्बर्ड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो देखो, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले या तो इंडिया के बाहर पार्क करो या इंडिया में पार्क करो। अगर इंडिया में आपको एक्सपेंस करना है तो इंडिया में पार्क करो, इंडिया के बाहर आपको एक्सपेंस करना है तो इंडिया के बाहर पार्क करो। अगर इंडिया में पार्क कर रहे हो तो किसके साथ पार्क करोगे? एडी कैटेगरी 1 बैंक। किस फॉर्म में करोगे? या तो अकाउंट में रखोगे या टर्म डिपॉजिट क्रिएट करोगे। बट वो टर्म डिपॉजिट करेक्ट है, मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए होना चाहिए, और उस डिपॉजिट पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई भी एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अनएनकम्बर्ड। अगर इंडिया के बाहर पार्क कर रहे हो तो या तो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पार्क कर सकते हो, ट्रेजरी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर सकते हो, बट ये दोनों में पार्क करने के लिए आपको उनकी क्रेडिट रेटिंग का क्राइटेरिया आरबीआई ने बोला है वो देखना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग अगर S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर से लिया है AA- या उससे ज्यादा ग्रेड होना चाहिए। अगर वो फिच से लिया है तो AA- और मूडी से लिया है तो AA3, ये रेटिंग तो होना ही चाहिए, मिनिमम रेटिंग। हायर रेटिंग कभी भी अच्छा है, करेक्ट है। यू कैन ऑल्सो पार्क विथ फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, उनके साथ भी पार्क किया तो भी चलेगा। प्लीज नोट डाउन दिस पार्किंग ऑफ।
ओके, तो पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स मैंने आपको बोल दिया। अब प्रोसीजर हमने पढ़ लिया था, प्रोसीजर हाउ टू रेज इट। अगला जो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, आई जस्ट मैं एक बार क्लियर। हेजिंग, राइट डाउन हेडिंग एटलीस्ट, हेजिंग प्रोविजन, हेजिंग प्रोविजन। हेजिंग प्रोविजन, व्हाट डू मीन बाय हेज? अरे हेज वर्ड है ना, नो डाउट ये कैपिटल मार्केट में है, बोले सर हर चीज कैपिटल मार्केट, सब्जेक्ट इंटरलिंक रहता है कुछ ना, जैसे एसबीसी कंपनी लॉ से लिंक है, कंपनी लॉ एसबी से लिंक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता ही है, ठीक है बात। तो वैसे ईबीसीएल थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट से वर्ड लेगा हेजिंग। अब हेज, बट फ्रैंकली हेज, अगर एक देखो यहाँ पे हेज का कोई आपको कंसेप्ट नहीं है, आपको बहुत बेसिक नॉलेज हेज का मालूम होना चाहिए। और हेज, ये बात हर घर वाले, हर लेमैन करता है। हेज कैसे करता है? जैसे एग्जाम्पल है, घर में किसी का मैरिज है, मैरिज जो 2 साल में मैरिज है, अब उसको लगता है गोल्ड का भाव बढ़ने वाला है, तो वो अपने पहचान वाले शॉपकीपर के पास जाएगा, बोलेगा कि देख भाई, हमें गोल्ड तो लगने वाला शादी में, आज हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, बट आज ही एक काम करते, बुकिंग कर लेते हैं। सपोज शादी में एग्जाम्पल है, एक आज सपोज 10 ग्राम का गोल्ड है, वो 45,000 रुपीज रेट है, सपोज एग्जाम्पल 45,000 रुपीज रेट है, और एग्जाम्पल है 100 ग्राम गोल्ड लगने वाला है, 100 ग्राम गोल्ड लगने वाला है, तो 4.5 लाख रुपए हो गया, 4.5 लाख। नाउ दिस 4.5 लाख, दे बिलीव कि 2 साल बाद गोल्ड प्राइस देखो कभी तो भी गिरता है, बट ज्यादातर बढ़ता ही है, कभी उसमें डाउनफॉल बहुत कम चांसेस है, होता है बट बढ़ता ही है। तो 2 साल बाद उनको लग रहा है कि ये गोल्ड 45,000 का कल 55 ना हो जाए, ठीक है, तो 4.5 लाख का 5.5 लग जाएगा। तो आज उनको डर लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते शॉपकीपर के पास और बोलते हैं कि देख भाई, आज 45 का भाव है, आज हम तेरे को एक टोकन मनी देके रखते हैं, ठीक है, एक काम कर, हमें हमें लगता है कि भाव बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो जजमेंट नहीं है, तो एक काम कर, आज ही हम 47,000 4,70,000 का डील कर लेते हैं, और 2 साल बाद गोल्ड हमें 100 ग्राम दो। अब वो भाव बढ़े या घटे, वो गोल्ड का भाव 30,000 हो जाए, 3 लाख हो जाए, या 7-8 लाख हो जाए, आज ही डील कर। शॉपकीपर बोलता है यार ठीक है, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। शॉपकीपर ने प्रॉमिस कर दिया कि डन, एक काम करते हैं, आफ्टर 2 years व्हेन यू कम, आई विल गिव यू 100 grams ऑफ गोल्ड एट ₹4,70,000, ठीक है ना, वेदर द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इट डजंट मैटर। नाउ दिस फैमिली जो मैरिज की प्लानिंग कर रहा है, ये मैरिज की प्लानिंग में इन्होंने गोल्ड के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से रिस्क बचा लिया बाय हेजिंग, रिस्क कम किया, दैट इज हेज, बाय डीलिंग इट टुडे ओनली फॉर द फ्यूचर, बाय डीलिंग इट टुडे ओनली फॉर द फ्यूचर, बराबर है। जैसे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है कि टू डील टुडे सो दैट एनी प्राइस फ्लक्चुएशन हैपेंस, यू शुड नॉट बी अफेक्टेड। लाइक आज मैं अगर डॉलर्स में, देखो इंडियन रुपी में ला रहा हूं तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, इंडियन रुपी में ला रहा हूं, कमा रहा रुपी में, रुपी देना है मुझे, तो जब हेज कौन करेगा? फॉरेनर, जिसको बाद में रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है। बट अगर मैं डॉलर में लोन ला रहा हूं, अगर मैं डॉलर में लोन ला रहा हूं, जो मैंने आपको बोला भी 60 रुपीज पर डॉलर से लोन लाया, अब जब रीपे करना है तो मार्केट में 70 रुपीज में डॉलर मिल रहा है, जब ला रहा हूं तो 60 रुपीज है, 60 रुपीज की हिसाब से रुपीज मिले, अब रीपे करना है डॉलर, तो मार्केट में 70 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, भाव बढ़ गया है डॉलर का, तो मुझे बताओ कि आज नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। लोन तो लाया फॉरेन करेंसी में, व्हेन आई गेट foreign currency denominated ECB, there is hedging required. When I get Reliance Industry, when they get foreign currency denominated ECB, hedging is mandatory, because what happens, foreign currency fluctuation may happen and basically they may suffer a loss. But when Reliance Industry get Indian rupee denominated ECB, Indian rupee denominated ECB, then no hedging is required. Then no as such hedging is required. Very clear? Why? They have got rupees, they earn rupees, they spend, repay rupees, then hedging will be done by the foreigner. गोरे लोग hedging करेंगे, हमें hedging की जरूरत नहीं। बट जब गोरे लोग से हम फॉरेन करेंसी ला रहे तो हमें रिपे भी फॉरेन करेंसी में करना, तब हम लोग को hedging करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो हेज करने से क्या होगा? हेज करने से जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस है उससे हम बच पाएंगे, उसके जो अप एंड डाउन है हम बच पाएंगे और अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। बट कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसकी भी फीस लगती है हेज करने की, आपको फीस देनी पड़ेगी हेजिंग की सर्विस लेने के लिए, करेक्ट है। अब सबसे पहले आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई ये बोल रहा है
कि हेज क्या करना है, प्रिंसिपल करना है, इंटरेस्ट करना है, कि सिर्फ इंटरेस्ट करना है, प्रिंसिपल, या दोनों करना है कि नहीं करना है। आरबीआई बोलता है दोनों हेज करो भाई, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। $1 मिलियन में लोन है तो इंटरेस्ट भी तो ज्यादा है, आज इंटरेस्ट भी रीपे करना पड़ेगा तो भाई फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस होगा ना। तो व्हाट यू हैव टू हेज, यू हैव टू हेज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अब हेज वर्ड आपको बार बार जो बच्चों का कैपिटल मार्केट नहीं है उनको चुभेगा, ये हेज वर्ड क्या है, कुछ नहीं बेटा, रिस्क कम करना हेज है, अपनी टिपिकल लेमन भाषा में रिस्क को कम करना, कंट्रोल करना, दैट इज हेज। सर कौन सा रिस्क, फॉरेन करेंसी, $60 $70 75 फिर 70 75 80 डॉलर के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। देखो एग्जांपल दिखा दो, रुको होल्ड करो, दिख रहा हूं मैं, अभी देखो, देखो आज का रेट दिख रहा है, $1 के लिए 75.59 रुपीज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अभी देखो मैं स्केल घुमा रहा हूँ, 29 मई का डेट है, देखो ये 76 हो गया, फिर 76 74 74 73 71 71 70 70 71, तो कितना फ्लक्चुएशन है कि नहीं, 71 पॉइंट थोड़ा, अरे आप बोलेगे सर 0.10 से क्या फर्क पड़ेगा, अरे करोड़ों का लोन है, कई $1 मिलियन का लोन है, उसको 0.1 का बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना बात। तो ये कहीं ये फ्लक्चुएशन चल रहा है। चलो ये अगर हम देखते हैं पिछले 5 साल में डॉलर का क्या कहानी है, अप एंड डाउन देखो, ग्राफ देखो कितना चेंज हो रहा है। देखो आप जैसे घर पे भी ना, घर पे ग्रोसरीज जो होती है ये बहुत फ्लक्चुएट होती है, ऑयल का रेट, दाल का रेट, राइस का रेट, व्हीट का रेट, मैगी और कोल्ड ड्रिंक का रेट चेंज नहीं होगा, बट फूड जो है उसके रेट रोज फ्लक्चुएट होते हैं। आपको मैगी का रेट फिक्स याद है, बिस्किट्स का रेट फिक्स याद रहेगा, बट यू नेवर रिमेंबर आपके घर पे आटा आया, तेल आया, उसके रेट चेंज होते रहते हैं, आज पिछले महीने अलग लिया, महीने अलग है। फ्लक्चुएशन जब इतना हो रहा है स्टॉक मार्केट जैसा, तो फॉरेन करेंसी में भी तो फ्लक्चुएशन होगा, करेक्ट। ये देखो इतने फ्लक्चुएशंस है, करेक्ट, एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट में कम डाउन ऑल्सो, इट में कम डाउन ऑल्सो, करेक्ट। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो फ्लक्चुएशन है इससे हमें बचना है, क्योंकि कल उठकर मिला कम और देना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मिला कम और देना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेजिंग, इसको बोलते हैं हेजिंग, एक टेक्निकल वर्ड है। अब हेजिंग आरबीआई बोलता है किस चीज का करना है, हेजिंग दोनों का करना है, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। और कब करना है, एज इट इज, जिस दिन पर आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख गया, ईसीबी दिख गया, उस दिन से हेजिंग होना चाहिए। द डे द ईसीबी कम्स एंड एंटर्स इनटू योर बुक्स, फ्रॉम दैट डेट इटसेल्फ, बुक्स में मतलब जिस दिन लोन मिला उस दिन से आपको हेजिंग लेना पड़ेगा। आपको रिस्क, नहीं तो पता चला कि फायदे के लिए ला तो रहे थे बट महंगा पड़ गया, लोन लाए थे सस्ते के चक्कर में बट महंगा पड़ गया। वेरी ट्रू सर। हेजिंग देखो आज से 10 साल के, आज से लेके 10 साल बाद क्या होगा वो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज ही बैठकर सब, आज 2020 है या 21 है जो भी है, 2020-21 से मैं 2031 में क्या होगा, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। प्रेडिक्शन का एक टर्म होता है यार, प्रेडिक्शन का एक टर्म होता है, एक बात समझना। तो प्रेडिक्शन का टर्म देखो, सबसे पहले हेजिंग के सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूँ 3 पॉइंट है। पहला कवरेज, कितना हेज करवाना है, कितना हेज करवाना है, ठीक है ना बात। तो कवरेज बोलता है दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हेज करवाना है, और बेसिकली कब कराना है, एज द डे व्हेन द लायबिलिटी एंटर इनटू योर बुक्स, द डे व्हेन द लायबिलिटी एंटर इनटू योर बुक्स। आप बोलते हैं कितने टर्म के लिए हेज करवाना है, आज से 10 साल का आज ही कराना है क्या, 5 साल का आज ही कराना है, नहीं। आज बैंक भी बैठकर आगे के 10 साल में क्या होगा उनको भी नहीं मालूम है, उनको भी नहीं मालूम है। तो हेजिंग कराते रहना है, एक साल का तो कराते रहना है, एटलीस्ट 1 साल। आज कोई भी बैंक आपको ये नहीं बोलेगा कि डन, एक काम करो आज ही हम 5 साल का हेज कर देंगे, कोई नहीं। अरे उनको भी नहीं पता 5 साल बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक सिचुएशन, व्हाट विल हैपन, वेदर डॉलर रेट विल इंक्रीज डिक्रीज। अब लेमैन को लगता है कि डॉलर रेट बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। 2012 में भी 70 रुपए था और आज भी 70-75 के आसपास ही है, 74-75 है। समझ आया मेरी बात।
तो हमें लगता है ऐसा, बट कहीं ना कहीं क्या, गोल्ड प्राइस हमेशा बढ़ेगा, गोल्ड प्राइस बढ़ेगा, बट डॉलर का रेट क्या रहेगा वो आज मैं नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता है कि 5 साल बाद क्या रहेगा। एक आधा साल का हम बोल सकते हैं। तो आप क्या करो, आज से लेकर 1 साल का हेज करा लो, आज से लेकर 1 साल का हेज करा लो, फिर अगले साल जब नया रेट्स आएगा तब और 1 साल का हेज कराना। इसको बोलते रोल आउट करते रहना, कंटिन्यूसली करवाते रहना, एक एक साल का रिन्यूअल बोलते हैं इसको, करेक्ट है, रोल आउट वर्ड बोलते हैं। तो करवाते रहना, मिनिमम 1 ईयर या आपको हेज कराना पड़ेगा, 1 साल का तो करवाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर नहीं हमें एक ही बार का 10 साल का कराना है, लफड़ा ही नहीं चाहिए, 10 साल तक का हेज करा दिए, कोई भी तैयार तो होना चाहिए, कोई होगा ही नहीं। तो आरबीआई बोलता है मिनिमम 1 ईयर टेन्योर का आपने हेज करवा के रखना है। ये हो गया आपका टेन्योर एंड रोल ओवर, मतलब कॉन्स्टेंटली करवाते रहना, रिन्यूअल कराते रहना। समझ आए मेरी बात। उसके बाद नेचुरल हेज क्या है? नेचुरल हेज मतलब आपने खुद को बचा के रखा। कैसे? अगर आपका रिसीट्स आर मोर देन रीपेमेंट, डॉलर में पैसा 100 करोड़ आ रहा है और आपको जो लोन भरना है एवरी ईयर 50 करोड़, तो नेचुरल हेज अपने आप ही हो गया। रिसीट इज 100 करोड़ डॉलर यूएसडी 100 मिलियन या जो भी नाम लगाना है, एंड रीपेमेंट इज 50 मिलियन एवरी ईयर, तो भाई डॉलर आया गया, नेचुरल हेज बोलते हैं इसको। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। योर रिसीट इज इन डॉलर्स एंड योर पेमेंट इज इन डॉलर्स, रिसीट इज हायर देन पेमेंट, receipt is higher than payment, automatically your risk is covered, and your this risk cover automatically is called as natural hedge. अब देखो एग्जांपल है, मैंने एक्सपोर्ट करके डॉलर आया मेरे पास, एक्सपोर्ट करके डॉलर आया, उसमें से मैं ईसीबी का पैसा दूंगा, उसमें से ईसीबी का पैसा दूंगा। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट है, वो क्या करता है, एक पार्ट बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, पार्ट बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, डॉलर आता है। अब वो इंडियन रुपी लोन के लिए जा रहा था, मैं बोला भाई एक काम करना, डॉलर में लोन उठा ले, डॉलर में लोन उठा, क्यों? क्योंकि सस्ता लोन है ईसीबी, और तेरे को डॉलर ही आने वाला है तो उससे रिपे कर देना, तेरे को टेंशन ही नहीं है। रिपीट कर रहा, मेरा जो क्लाइंट है वो पार्ट बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट से डॉलर आता है। अब उसको लोन लग रहा है बिजनेस करने के लिए 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का लोन लग रहा है, वो इंडियन बैंक में जा रहा था। मैंने बोला भाई रुक जा, एक काम कर, ईसीबी ले ले, डॉलर में लोन आएगा और तू कमाता भी डॉलर में है तो उससे रिपे कर देना। बोला यार बात सही है। अब हमने कैलकुलेट किया, 10 करोड़ के लोन पर एवरी ईयर हमें कितना इंटरेस्ट और ईएमआई कितना जाएगा। सपोज एवरी ईयर हमारा 1 करोड़ रुपए जाएगा और हर साल 1.5 करोड़ डॉलर आ रहे हैं, तो 1.5 करोड़ डॉलर आ रहे हैं और 1 करोड़ देना है, ऑटोमेटिकली भाई रिस्क चला गया ना, डॉलर ही आ रहा है, डॉलर ही जा रहा है। आपको कन्वर्ट थोड़ी ना करना है, रुपी को कन्वर्ट थोड़ी ना करना है, कमा रहे डॉलर में, रिपे कर रहे डॉलर में, नेचुरल एज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेचुरल एज। ये स्लाइड से हमने 3 चीज सीखी, कवरेज, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट को एज करो, और बेसिकली कब से, द डे व्हेन इट इज द लायबिलिटी इज क्रिएटेड, वहां से आपको हेज करना है। हेज कितने टर्म के लिए करना है? 5-10 साल का नहीं, 1 ईयर का। फिर अगले साल जब बैठेंगे बैंक को, तो एटलीस्ट 1 साल का प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं बैंक भी और आप भी, तो 1-1 साल का तो करते रहना है और रोल आउट करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना है। और व्हाट इज नेचुरल हेज? when your forex revenue is greater than your foreign currency repayment of ECB. Forex revenue is greater than foreign currency repayment of ECB, that is natural hedge. देखो forex revenue क्या है? net of inflow minus outflow. मैं को अगर 1.5 करोड़ का forex आ रहा है, बट मैं थोड़ा बहुत तो रॉ मटेरियल भी खरीदूंगा ना। सपोज 10 करोड़ का रॉ मटेरियल, 1.5 करोड़ का फॉरेक्स आ रहा है, 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, तो नेट फॉरेक्स 1.4 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ का फॉरेक्स आ रहा है, 1.5 करोड़ का फॉरेक्स आ रहा है, 1.5 करोड़ का फॉरेक्स आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने माल सप्लाई किया, बना बना के, पार्ट्स बना बना के बेचे मैंने। 1.5 करोड़ का फॉरेक्स आ रहा है, बट कभी कभी हो सकता है मैं कोई रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहा हूँ, रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगा रहा हूँ, वेरी नेचुरल। अरे उस लेवल की क्वालिटी अगर बनानी है तो कुछ रॉ मटेरियल हमें या कुछ चीजें बाहर से खरीदनी भी पड़ती है। तो मैंने 50 लाख का इंपोर्ट भी किया है, 1.5 करोड़ का फॉरेक्स आ रहा है और 50 लाख का मैंने इंपोर्ट किया है, तो नेट मेरे पास 1 करोड़ आ गया, नेट मेरे पास 1 करोड़ आ गया। और मुझे इंस्टॉलमेंट 50 लाख का भरना है, मुझे इंस्टॉलमेंट 50 लाख का भरना है, तो मेरा नेचुरल हेज हुआ बेटा 50 लाख, नेचुरल हेज हुआ 50 लाख।
समझना। अब यहां पर इन्होंने बोला है हेजिंग से बचने के लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी। सबसे पहले आपने जो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनीज है या सभी कंपनीज है, उन लोगों ने एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेनी कि हम रिस्क से कैसे बचेंगे। एक पॉलिसी बना लो कि ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, पहले डिसाइड कर लो। और ये पॉलिसी बनाएगा कौन? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहला स्टेप, पहला कदम, रिस्क से बचने के लिए आप पॉलिसी बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी मेड बाय बीओडी। दूसरा स्टेप है आप हेजिंग कर लो, हेजिंग करा लो। भाई फॉरेक्स चेंज होता रहेगा, हेजिंग करवा लो, रिस्क आज हाथ जोड़ दो भाई, फॉरेक्स के लफड़े में पड़ना नहीं। बट आरबीआई ने बोला है जिनका भी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स से कम है उनको तो हेजिंग मैंडेटरी है। जिनका भी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स से कम है उनको तो हेजिंग कराना ही। बट जिनका भी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर से ज्यादा है वो सोच सोच के कर सकते हैं, उनके ऑप्शनल है। एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर से कम है, हेजिंग तो कराना ही पड़ेगा, हेजिंग तो कराना ही पड़ेगा। और 5 ईयर से ज्यादा है, ऑप्शनल है, करो मत करो आपकी इच्छा है। यू वांट टू डू इट, गेट इट डन, यू डोंट वांट टू डू इट, विल नॉट फोर्स यू। क्योंकि हेजिंग पे भी तो खर्चा आता है, हेजिंग इज वन ऑफ द फीस यू हैव टू पे। तो रिस्क कम करने के लिए 2 कदम उठाने हैं। पहला कदम आपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेनी, बीओडी। दूसरा कदम आप हेजिंग करवा लो। हेजिंग कंपलसरी कराना है कहां पर? जहां पर एएमपी, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स से कम है, और जहां पर 5 ईयर्स से ज्यादा है वहां पर ऑप्शनल है। और बेसिकली एडी कैटेगरी 1 बैंक को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना है आरबीआई को हेजिंग के बारे में, और ये रिपोर्टिंग होगी फॉर्म नंबर ECB 2 में। अरे हम लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? एडी कैटेगरी 1। रिलायंस इंडस्ट्री ने हेज किया नहीं किया ये सारा रिपोर्टिंग रिलायंस किसको करेगा? एडी कैटेगरी 1। और एडी कैटेगरी 1 के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि भाई वो हेजिंग का क्या किया है, उसकी रिपोर्टिंग किसको करना है? आरबीआई। उसकी रिपोर्टिंग किसको करना है? आरबीआई। तो कंपनी जो ईसीबी लेता है वो रिपोर्ट किसको करता है? एडी कैटेगरी 1। और एडी कैटेगरी 1 रिपोर्ट किसको करेगा? आरबीआई। कौन से फॉर्म में? फॉर्म ECB 2 में। कौन से फॉर्म में? फॉर्म ECB 2। मतलब अल्टीमेटली हमने फॉर्म ECB 2 फाइल किया, एक कॉपी, वो रिपोर्टिंग किसको करेंगे? आरबीआई को करेंगे। हेजिंग के बारे में कि कंपनी ने अपना रिस्क कम किया या नहीं किया। अब हेजिंग कितना करना है, हेजिंग का डिटेल कितना करना है, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। हेजिंग कितने टाइम के लिए करना है? मिनिमम 1 ईयर का कवर तो लेके रखना है। जैसे अपन इंश्योरेंस लेते ना कि 1 साल में मुझे कुछ हो गया तो तुम पैसा देंगे, तो मिनिमम 1 ईयर का कवर लेके रखना और रोल आउट करते रहना है। और अगर आपका फॉरेक्स इनवर्ड इज हायर देन योर ECB रीपेमेंट, देन इट इज नेचुरल एज, देन इट इज नेचुरल एज। लिखो बेटा।
ठीक है, लास्ट बार बोल रहा हूं मैं, हेज मतलब कुछ नहीं, फ्लक्चुएशन से बचना, फ्लक्चुएशन के वजह से जो लॉस होगा उससे बचना, उसको हेज बोलते हैं। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, अपने माँ बाप से हम सीख सकते हैं। माँ बाप देखते हैं भाई गेहूं चावल के भाव बढ़ने वाले हैं, तो आज ही दुकानदार को बोल के आ जाते हैं, भाई मेरे लिए इतना बाजू में रख देना, मैं तुझे अगले महीने लूंगा। एग्रीमेंट टू सेल, अरे सेल ऑफ गुड्स है टुडे, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द फ्यूचर ओनली टू प्राइस। चावल के भाव बढ़े, राइस के रेट बढ़ रहे, व्हीट के रेट बढ़ रहे, भाई ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी बड़ी फैमिली साथ में रह रहे हैं, 20-30 लोग साथ में रहते हैं, उनको क्वांटिटी ज्यादा लगता है, 2-2, 3-3 बैग लग रहा है, तो भाई वो आज ही बोल रहे हैं कि भाई अगले महीने हम लेके जाएंगे, आज ये बुक कर दो, क्योंकि भाई प्राइस बढ़े घटे फिर नहीं बाद में देखेंगे। दैट इज हेजिंग। तो वैसे ही फॉरेन करेंसी में जब आप लोन लाते हो, दैट इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, तो आपको हेजिंग करना जरूरी है। आपको दो काम करना है, पहले रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेनी है, जिससे आप एक डायरेक्शन मिलेगा, दिस पॉलिसी इज मेड बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड सेकंड इज टू हेज बाय आरबीआई रेगुलेशन। इफ इट इज एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 5 years, इट्स ऑप्शनल, यू डिसाइड, बट इफ इट इज लेस देन 5 years, शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म में दिख के आ जाता है, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा रहता है, तो आपको 5 years के नीचे वाले इसको हेज करना ही पड़ेगा। और आप ऑब्वियसली इसके बारे में एडी कैटेगरी 1 को रिपोर्ट करोगे, और एडी कैटेगरी 1 आरबीआई को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करेगा। अब हेज किसका करना है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कितने टर्म के लिए? मिनिमम 1 साल का तो कवर लेना है, फिर अगले साल वापस, बट एक भी दिन हेजिंग नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर कट है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल हेज, दैट इज बेसिकली द इनफ्लो इज ग्रेटर देन, यू नो, इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। और एक बात है जो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बाद में बताऊंगा, दैट इज 70% वाला एक पॉइंट है जो मैं आऊंगा उस चीज पे, ठीक है, होल्ड करो, होल्ड करना पड़ा। ये उसका बेयर रेगुलेशंस है जो आप इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, वो आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वाला पॉइंट है, कितना हेज करना है? 70%। ये मैं इधर स्लाइड पे, अगर आपका बेसिकली 5 years के नीचे है, अगर आपका जो है लोन ईसीबी 5 years से नीचे एवरेज है, तो आपको हेज तो करना है, बट कितना करना है ये मैं आपको बोलना चाह रहा था, कि जो भी लोन अमाउंट है एटलीस्ट 70% तो कवर करो। 70% मतलब अगर 100 करोड़ का लोन है तो 70 करोड़ तो कवर करो। 30% आपको करना है, मत करना है मत करो, एटलीस्ट 70% तो हेज करो। 70% शुड बी कवर्ड बाय हेजिंग। मतलब फ्लक्चुएशन हो गया तो 70 करोड़ का लोन तो हमें सेफली, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, 70% तो आपको हेजिंग करनी पड़ेगी। वेरी क्लियर, ये पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था। एनीवेज, अब मैं छोटा सा करूंगा, ईसीबी फैसिलिटीज फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, चलो गूगल पे लेके जाता हूं मैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया। इंडियन ऑयल, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडिया में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, करेक्ट। आज ये लोग भी तो लोन उठा रहे हैं, ये लोग भी लोन उठा रहे हैं, तो क्या इनके लिए आरबीआई ने बोला है अप्रूवल रूट में एज पर अप्रूवल ले लो, बट ऑटोमेटिक रूट में जब आप लोन ले रहे हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी लोन ले रहा है, तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑयल कंपनीज के लिए 3 years, 3 years है, सिंपल बात है। और ओवरऑल सीलिंग मैक्सिमम अमाउंट कितना ले सकते हैं? यूएसडी 10 बिलियन और इक्विवेलेंट। 10 बिलियन, मिलियन नहीं बोला मैंने, 10 बिलियन और इक्विवेलेंट। क्वेश्चन बन सकता है भाई, कल आपको एग्जाम में पूछ लिया कि भाई राइट अबाउट ईसीबी बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आपको सब लिखने आना है। हेजिंग नॉट रिक्वायर्ड, एंड मार्क टू मार्केट प्रोसीजर्स, जो भी रूटीन प्रोसीजर्स है, जो भी पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब आपको करना है एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स। तो ऑटोमेटिक रूट में आपको जब लोन ले रहे हो, ईसीबी ले रहे हो, कौन ले रहा है बेटा? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कहां से ले रहा है? इंडिया के बाहर से ले रहा है। क्या ले रहा है? लोन ले रहा है। तो क्या हो गया? ईसीबी। उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है बेटा? 3 years है।
एंड मैक्सिमम कितना ओवरऑल लिमिट ले सकता हो, $10 बिलियन USD और इक्विवेलेंट, और बेसिकली नो हेजिंग रिक्वायर्ड, हेजिंग का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बात। एंड सिमिलरली मार्क टू मार्केट प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं सर, अप्रूवल रूट में एज पर अप्रूवल जो आरबीआई बोलेगा वो करेक्ट लिखो है। देखो आई बिलीव बहुत डिटेलिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अगर एक भी क्वेश्चन एच पे पूछ लिया या पूछ लिया भाई इसी भी ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, बच्चे एग्जाम में ब्लैंक, ऐसे 4-5 क्वेश्चंस इधर उधर चैप्टर से आगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो यू वोंट एवर बी एबल टू क्लियर, और यू विल क्लियर इन 4-5 अटेम्प्ट, डजंट मेक अ सेंस। इसलिए मैं पूरा पढ़ना है अपने को, बहुत अच्छा पढ़ना है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम मैंने भी दी है, तो आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड। नेवर एवर एस्केप और जस्ट रीडिंग, हाँ आता है ठीक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा पढ़ना है। इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। एनी क्वेरी यू कैन पिंग मी ऑन माई नंबर 80876322076 और व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।